Hi viewers, welcome to Mo Shop. Today we'll be discussing some, chromosomes, shape and structure. About the chromosomes we will discuss. Okay? Before I start, I will request you to please to subscribe my channel if you have not subscribed yet. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों को भी पता चले और दूसरों को भी इस वीडियो से लाभ मिले। और अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हो या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मेडिटेशन करना मत भूलिए। मेडिटेशन कीजिए। तो हम लोग भी शुरुआत करते हैं मेडिटेशन से। ठीक है, तो एक छोटा सा थोड़ी देर के लिए हम मेडिटेशन करेंगे। इसके लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं एक पॉइंट स्लाइड के ऊपर। तो लाइट हमारे सारे बटन पर पड़ रही है, ऊपर से नीचे तक। सारा बॉडी हमारा लाइट से एनर्जाइज हो रही थी। बहुत खुशी, बहुत आनंद अनुभव हो रही है। हमारी बुद्धि चल रही है इस सूर्य की सूर्य की तरह। चाहे हम लोग बहुत सारा नॉलेज सूर्य के अंदर जा सकते हैं और उससे रिव्यू भी कर सकते हैं। फिर हमारे इतनी शक्ति मिल रही है ताकि इस रिव्यू की बुद्धि को हम अच्छी तरह रिव्यूज भी कर सकते हैं और इसके चलते हमें बहुत एप्रिसिएशन मिल रही है। और इस परम शक्ति को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज के वीडियो में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स सब लोग जानते हैं क्या है। ये एक स्मॉल थिक एंड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि पाया जाता है हमारे न्यूक्लियस में। सेल्स के न्यूक्लियस जो होता है उसमें पाया जाता है। ये किससे बना हुआ होता है? डीएनए, एक एसिड है, और हिस्टोन्स जो प्रोटीन्स है। हिस्टोन क्या होता है? प्रोटीन्स होता है। ये केपेबल, ये जो क्रोमोसोम्स है सेल्फ रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं और ये वाइटल रोल प्ले करता है हेरिडिटरी, मतलब वंश परंपरा में, म्यूटेशन में, वेरिएशन ऑफ इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ द स्पीसीज। चेंज होता है हमारे जो कैरेक्टर्स, जैसे मम्मी पापा दोनों का अलग अलग कैरेक्टर है, लेकिन जो चाइल्ड जो जन्म लेता है उसमें कुछ वेरिएशन रहता है। ठीक है, तो वो इवोल्यूशन लाता है हमारे स्पीसीज में। तो वो सब हम लोग देखेंगे कि क्या कैसे ये हो सकता है, क्रोमोसोम्स में कैसा परिवर्तन ऐसा होता है जिससे कि ये सब रहता है। शेप इज चेंजेबल फ्रॉम phase to phase, which is a continuous process of cell growth and cell division. ये जो क्रोमोसोम्स का शेप है वो फेज से फेज, जब सेल ग्रोथ होते हैं फिर सेल डिविजन में आता है ना, तो जैसे हम लोग पढ़े हैं पहले कि पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज में जैसे फेज में चेंज होता है उसके चलते वो शेप्स भी चेंज होता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है एक सेल ग्रोथ में, एक सेल डिविजन में। ठीक है, तो पहले जो इंटरफेज होता है उसमें क्या होता है, ये थिन होता है, कॉइल्ड फॉर्म का होता है।
इलास्टिक होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल, पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसा दिखता है, लेकिन उसको क्रोमैटिन थ्रेड्स बोलता है, जिसको आ, हम लोग क्रोमैटिन थ्रेड्स बोलते हैं। जब जैसे नजदीक आता है सेल डिवीजन के, तो वो थिक होते जाता है, वो थिक होते जाता है, क्रोमैट आई मीन क्रोमोसोम्स फॉर्म कर देता है, और उसके बाद उसके चलते उसमें डिविजन आता है, जैसे हम लोग माइटोसिस में पड़े हुए हैं। आज देखेंगे कि डीएनए जो जो जिससे वो बना हुआ है, डीएनए और हिस्टोन से, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो डीएनए जो होता है वो क्या, फुल फॉर्म इसका क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या होता है, ये स्ट्रैंड्स होता है that winds up around a coil of 8 histone molecules, जिसको हम लोग दोनों मिला के, वो हिस्टोन्स और डीएनए दोनों मिला के हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म का एक होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ठीक है, एक न्यूक्लियोसोम में क्या रहता है, 8 हिस्टोन प्रोटीन्स रहता है विद डीएनए स्ट्रैंड्स। 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होता है जिसमें डीएनए स्ट्रैंड्स भी रहता है। Each DNA strand is made up of nucleotides, or each nucleotide is composed of peptose sugar and phosphate and nitrogen bases। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या रहता है, पेंटोज सुगर रहता है, फॉस्फेट रहता है, नाइट्रोजनस बेसिस रहता है। नाइट्रोजनस बेसिस में क्या क्या होता है, एडेनिन, गुआनिन, थायमीन एंड साइटोसिन। ठीक है, न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स आर फॉर्म्ड बाय रेप्लिकेशन। तो ये नाइट्रोजन बेसिस हो गया, एडेनिन, गुआनिन, थायमीन एंड साइटोसिन। न्यू डीएनए जो स्ट्रैंड फॉर्म करता है, नया जो बनता है, बाय रेप्लिकेशन ऑफ द ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड। ओल्ड जो डीएनए स्ट्रैंड होता है वो रेप्लिकेट करता है, करके न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनता है। ये सब हम लोग देखेंगे कैसे होता है। इन आरएनए, आरएनए बोल के भी और एक एसिड होता है, यस, वो जो ये भी एक एसिड होता है, वो थायमीन। इस यहाँ पे क्या होता है, एडेनिन, गुआनिन, थायमीन एंड साइटोसिन रहा डीएनए में, और इसमें रहता है आरएनए में थायमीन के जगह यूरेसिल रहता है, मतलब एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के ऊपर। कैसा दिखता है क्रोमोसोम्स जब वो सेल डिवाइड करता है। ठीक है, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द माइटोटिक सेल डिवीजन, जब माइटोटिक सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, each chromosome is duplicated and they condense into short structures called dyads or sister chromatids। ठीक है, तो जब ये माइटोटिक सेल डिवीजन स्टार्ट हो रहा है, उस समय क्रोमैटिन नेटवर्क क्रोमोसोम्स में फॉर्म कर देता है, मतलब वो थिक हो जाता है, वो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है ना, तो वो थिक हो जाता है और वो डुप्लीकेट करता है, शॉर्ट स्ट्रक्चर्स बन जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं डायड्स और सिस्टर क्रोमैटिड्स। देखिए जैसे पिक्चर में दिख रहा है, ये ऊपर का पोर्शन एकदम टिप, क्रोमैटिड का जो टिप होता है उसको हम लोग टेलोमियर करते हैं, कहते हैं, बा क्रोमोसोमल एंड भी कह सकते हैं। ये जो जिगजैग स्ट्रक्चर्स जो दिख रहा है, हेलिक्स टाइप स्ट्रक्चर, ये डीएनए है। बीच में गोल जो स्ट्रक्चर है वो है क्या, सेंट्रोमियर, और इसको काइनेटोक्रोम भी कहते हैं, काइनेटोकोर भी कहते हैं। ये पॉइंट होता है जहां at which duplicated are held together। जो डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स होता है ना, डायल जो होता है, वो अटैच रहता है। ठीक है, ये दो जो हम लोग देख रहे हैं, ये चार, ठीक है, ये गोल से जो चार निकल रहा है ऐसे, ये हम लोग बताते हैं इसको आर्म्स ऑफ क्रोमैटिड और क्रोमोसोमल आर्म्स। ठीक है, अब ये एक आर्म कैसे दिखता है। ठीक है, ये टेलोमियर है, हम लोग देखें क्रोमोसोमल एंड जो रहता है, ये होता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। देखिए बीच में एक बड़ा सा कंस्ट्रक्शन हम लोग देख रहे हैं, ये होता है, ये जो कंस्ट्रक्शन है ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमियर हम लोग जो बोलते हैं। इसके साथ और 2-3 कंस्ट्रक्शन भी रह सकता है, जिसको हम लोग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं।
जैसे कि यहाँ और एक यहाँ, और जो बचा हुआ थोड़ा सा छोटा सा रहेगा उसको हम लोग सैटेलाइट कहेंगे। क्रोमोसोम का ही पार्ट है ये, उसको हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। ये सेंट्रोमियर जहां पे रहेगा ना, वो पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर से हमारा नाम पड़ता है क्रोमोसोम्स। ठीक है, जैसे कि टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक क्या होता है, जो सेंट्रोमियर है उसके टिप में जो रहेगा सेंट्रोमियर, आई मीन जो सॉरी क्रोमोसोम है, उसके ऊपर एकदम टिप पे जो रहेगा सेंट्रोमियर, एक ही आर्म रहेगा, रॉड शेपेड क्रोमोसोम होगा, एक ही आर्म रहेगा। प्रॉक्सिमल एंड में जो रहेगा सेंट्रोमियर, तो उसको कहते हैं टीलोसेंट्रिक। प्रॉक्सिमल एंड से थोड़ा सा नीचे अगर रहा सेंट्रोमियर, वन एंड एक एंड की तरफ, और उसमें से थोड़ा सा छोटा सा आर्म निकला और एक बड़ा सा, बहुत ही बड़ा, एक्सेप्शनली बड़ा आर्म निकला, मतलब दो आर्म निकला है लेकिन एक छोटा सा, एकदम छोटा सा, और दूसरा वाला जो निकलेगा वो बहुत ही बड़ा, एक्सेप्शनली बड़ा, उसको हम लोग कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। फिर सब मेटासेंट्रिक आया, जहां पे दो आर्म तो है, एक छोटा एक बड़ा भी हुआ, लेकिन ये जो छोटा हुआ वो थोड़ा सा एक्रोसेंट्रिक से बड़ा होगा, और जो बड़ा वाला है वो भी एक्रोसेंट्रिक से थोड़ा सा छोटा होगा। मतलब पूरा बीच बीच में नहीं आता है सेंट्रोमियर, थोड़ा साइड में रहता है लेकिन अनइक्वल टाइप का रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। फिर मेटासेंट्रिक में क्या हो गया, दोनों आर्म्स ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा और वो रहेगा वी शेप फॉर्म, वी शेप फॉर्म में। ठीक है, तो इसको कहते हैं मेटासेंट्रिक। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया चार फॉर्म्स, इसके बाद और कुछ है, और टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स भी है, जैसे कि क्रोमोसोम्स विद वन सेंट्रोमियर, मोनोसेंट्रिक, क्रोमोसोम्स विद टू और मोर सेंट्रोमियर्स, डाइसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक। ठीक है, इसके बाद आता है न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम। In some chromosomes, a secondary constriction may be present at any point along the length. Secondary constriction एक रहता है कहीं पे भी, एक तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन रहा, सेंट्रोमियर तो रहा, उसके बाद भी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी रहेगा दूसरे कहीं पे। ठीक है, तो सेकेंडरी, सर्टेन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस, जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर्स। ओके, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर्स। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है वो क्या करता है, वो न्यूक्लियस फॉर्म करने में हेल्प करता है, तो इसीलिए उस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर्स। ठीक है, in a nucleus only two chromosomes possess such nucleolar zone. ठीक है, क्रोमोसोम में ऐसा टू न्यूक्लियोलर जोन हो सकता है जिसको हम लोग कहते हैं, और इसीलिए उसको कहते हैं न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम। ठीक है, इसके बाद आता है सैट क्रोमोसोम, सैटेलाइट्स, यू कैन से सैटेलाइट क्रोमोसोम। तो इसको कहते हैं, कैसे होता है, मतलब क्या होता है ये, sometimes the chromosomes bear round, elongated or knob-like appendages called satellites. तो क्रोमोसोम्स में कभी कभी क्या होता है, कुछ राउंड या फिर थोड़ा सा इलोंगेटेड या फिर नॉब लाइक, नॉब जैसा होता है ना, दरवाजे में नॉब रहता है, तो वो ऐसे नॉब लाइक स्ट्रक्चर, अपेंडेजेस पाया जाता है, जिसको हम लोग सैटेलाइट्स कहते हैं। तो the satellite remains connected to the rest of the chromosomes by means of a thin chromatin filament. Chromosomes with satellites are known as sat chromosomes. जिसमें जिस क्रोमोसोम में सैटेलाइट पाया जाता है उसको सैट क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। अब देखिए, ये रहा आपका डीएनए डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर, कैसा दिख रहा है देखिए। ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है, जिसमें थोड़ा थोड़ा हेयर्स जैसा निकला हुआ है, वो होता है डीएनए। ठीक है, और इसके अंदर जो
लाइंस रहता है, उसको 4 ऑफ 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स रहते हैं। और ये सब बनता है, क्या बनाता है हमारा डीएनए, और 4 ऑफ 8 हिस्टोन्स न्यूक्लियोसोम बनाता है। और ये न्यूक्लियोसोम हम लोग कहाँ रहते हैं, इस क्रोमैटिन नेटवर्क में रहता है। क्रोमैटिड्स में ये हुआ, और ये टोटल हो गया क्रोमोसोम्स। तो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहाँ पाया जाता है, हमारी क्रोमोसोम्स। अब डीएनए स्ट्रक्चर की हम लोग आते हैं, डीएनए स्ट्रक्चर में आते हैं। इसमें 2 थ्रेड्स होता है, देखिए ये एक थ्रेड हो गया, ये एक थ्रेड हो गया, ठीक है। एक ये वाला ऐसा आया, एक ये वाला ऐसा आया। वो अरेंज रहता है लीनियर सीरीज में, लाइन की तरह लीनियर सीरीज में अपॉन दी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर लाइन की तरह बना हुआ, जैसा हम लोग फर्स्ट वाला पिक्चर में देखे थे ना, कैसा वाला रहता है ये वाला, ये जो रहता है ना बना हुआ, ये ऐसा बना हुआ रहता है, इसमें लाइन की तरह बना हुआ रहता है, ठीक है। Then the threads wound specially double helix round each other. The axis of each thread are that is large numbers of sugar, deoxyribose, phosphate groups arranged alternatively and linked with one another. ये जो लार्ज नंबर ऑफ शुगर हो गया, डीऑक्सीराइबोस हो गया, फॉस्फेट हो गया, ये सब ग्रुप्स अरेंज रहता है, ऑल्टरनेटिवली रहता है ये, और ये लिंक्ड रहता है विद वन अनदर। जो न्यूक्लियोटाइड है वो बेस होता है, फिर डीऑक्सीराइबोस होता है, और फॉस्फेट ग्रुप होता है। डीऑक्सीराइबोस क्या होता है, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, फॉस्फोरस पी। तो ईच सुगर ग्रुप अटैच्ड वन ऑफ द नाइट्रोजन बेसिस, वो शुगर ग्रुप के साथ कोई भी एक नाइट्रोजन बेस अटैच रहता है, जैसे कि एडेनिन हो गया, फिर ग्वेनिन हो गया, थाइमिन हो गया, या फिर साइटोसिन हो गया, कुछ भी रहता है। ये देखिए, ये हो गया जो डबल हेलिक्स। देखिए यहाँ पे जी लिखा हुआ है, या फिर सी लिखा हुआ है, या फिर ए लिखा हुआ है, या फिर टी लिखा हुआ है। तो वो पेरेंट, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आपको दिखाई दे अच्छी तरह से, देखिए दिख रहा है ना अभी, ठीक है। तो ये पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑफ बेस पेयर्ड न्यूक्लियस। तो पेरेंट जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होता है, जिसमें बेस पेयर्ड न्यूक्लियोटाइड्स रहता है, ठीक है। जो नाइट्रोजनस बेसिस होता है ना, वो पेयर्ड करके रहता है, ग्वेनिन साइटोसिन, और साइटोसिन ग्वेनिन, साइटोसिन ग्वेनिन, एडेनिन, एडेनिन थाइमिन, ठीक है। एटी लिखा हुआ है देखिए, और सीजी लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें भी वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो पेरेंटल स्ट्रैंड्स अनवाइंड, जब ये रेप्लिकेट करता है ना, तो पहले क्या होता है, जो पेरेंटल स्ट्रैंड रहता है, पेरेंट का जो स्ट्रैंड रहता है, वो क्या होता है, अनवाइंड होता है, मतलब खुलने शुरू कर देता है, सेपरेट करना शुरू कर देता है। एंड द सेवरल पॉइंट्स पे ये सेपरेट करता है अलोंग विद द डीएनए मॉलिक्यूल, फॉर्मिंग रेप्लिकेट फोक्स। रेप्लिकेशन फोक्स होता है, जिसमें रेप्लिकेशन फोक्स मतलब जैसे जैसे हम लोग का फोर्क यूज होता है ना, जैसे कांटा जैसा निकला हुआ रहता है, तो वैसे फिंगर लाइक निकला हुआ रहता है, जो कि जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसके साथ तो फिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए ये वाला ओल्ड स्ट्रैंड है ना, तो ओल्ड स्ट्रैंड से ऐसे फोक टाइप का निकला हुआ है, और जो नया स्ट्रैंड बन रहा है देखिए उसके साथ ये अटैच हो जा रहा है, कंबाइन हो रहा है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे भी फोक टाइप से जैसा निकला हुआ है, और ये जो नया स्ट्रैंड है, एरो वाला नया स्ट्रैंड है, तो उसके साथ वो फिट हो जा रहा है, ठीक है। So each parental strand provides a template attracting and binding complementary bases. तो जो parental strand रहता है वो एक टेम्पलेट के जैसा होता है, जो कि दिखाता है, जैसे ऐसे ही अरेंज करो, वो नया वाला जो स्ट्रैंड बनता है, तो उसको मतलब उसको दिखाता है कि आप ऐसे अरेंज करो, ताकि फिट हो जाओगे, फाइंड कर पाओ, ऐसे दिखाता है उसको। तो इस वो टेम्पलेट के जैसा फंक्शन करता है, ठीक है। A with T, फिर G with C. ये sugar phosphate backbone of daughter strand closed, यहाँ पे strand close कर गया, ठीक है। और ये नया strand है, जो arrow वाला है वो नया strand है, ठीक है। ये हो गया replication of the DNA। इसके बाद आता है हमारा segment of DNA molecule showing the arrangement of the different components. Different components जैसे sugar हो गया, sugar to sugar phosphate
कंबाइन करता है, और शुगर से शुगर क्या कंबाइन करता है, इसमें बीच में रहता है हमारा नाइट्रोजन बेसेस। हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ रहता है नाइट्रोजन बेसेस, ठीक है। एडेनिन थाइमीन, थाइमीन एडेनिन, साइटोसिन ग्वानिन, ग्वानिन साइटोसिन, ऐसे करके ग्वानिन और साइटोसिन में 3 बॉन्ड रहता है और एडेनिन थाइमीन में 2 बॉन्ड रहता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आता है थ्रू द लिंकिंग ऑफ द एप्रोप्रिएट न्यूक्लियोटाइड्स दैट द टू थ्रेड्स आर जॉइंड। तो जैसे न्यूक्लियोटाइड एप्रोप्रिएट न्यूक्लियोटाइड में ज्वाइन रहता है ना, उसके बाद इसकी थ्रेड पूरा ज्वाइन हो जाता है। Two threads of the DNA particle alike in their regular chains of sp groups, alike in their, 2 थ्रेड रहता है तो उसमें alike in their regular chains of sp groups, sp groups का एक same similar pattern रहता है, differ in their arrangements of nucleotides। तो sp group का सेम रहता है, लेकिन जो डिफरेंस होता है उसका न्यूक्लियोटाइड्स में डिफर होता है। जैसे कि एडेनिन थाइमीन हो गया, फिर ग्वानिन साइटोसिन हो गया, ऐसे डिफर करता है, या फिर साइटोसिन ग्वानिन हो गया, या फिर थाइमीन एडेनिन हो गया, ऐसे करके डिफर करता है। In the complementary nature of the two threads lies in the possibility of the DNA to replicate itself. Okay? Complementary nature of the हो गया 2 थ्रेड का, जिसमें पॉसिबिलिटी रहता है कि डीएनए रेप्लिकेट करता है। मतलब ये एक ऑपोजिट कंपोनेंट हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर हो गया, जो डीएनए को रेप्लिकेट करने में मदद करता है। फॉर दिस क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ द एडेनिन एंड ग्वानिन, एडेनिन थाइमीन एंड ग्वानिन साइटोसिन लिंकेज। तो ये जब ब्रेक करता है ना, तब ये एडेनिन थाइमीन और ग्वानिन साइटोसिन का लिंकेज ब्रेक करता है, ठीक है। जब वो डेप्लीकेट करना स्टार्ट करेगा तो ये बॉन्ड लिंकेज ब्रेक करता है। bonds between adenine thymine and guanine cytosine break so that the thread separates, ठीक है। जब कॉम्प्लीमेंट्री नेचर आता है तो ये दोनों सेपरेट रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा, और तब क्या होगा, ये जो बॉन्ड है बिटवीन एडेनिन थाइमीन ग्वानिन साइटोसिन का, वो ब्रेक करना शुरू हो जाएगा, और ये दोनों सेपरेट हो जाएगा, दो जो स्ट्रैंड्स है वो सेपरेट हो जाएगा। देन ईच न्यूक्लियोटाइड attracts to itself nucleotide, form the surrounding mechanism so that adenine, thymine, guanine, cytosine sequentially lines up in their specific order। मतलब सेपरेट करने के बाद एक दोनों को अट्रैक्ट करेगा, एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड को, ठीक है। एडेनिन अट्रैक्ट करेगा थाइमीन को और ग्वानिन अट्रैक्ट करेगा साइटोसिन को, ऐसे करके वो बॉन्ड बनाएगा। फिर से the appropriate linkages occur and the nucleotide of the new thread becomes linked by alternate sugar and phosphate groups। जब ये लिंकेज बन जाएगा, तब जो नया थ्रेड बन रहा है, तब सुगर और फॉस्फेट का ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होगा, सुगर फॉस्फेट ऐसे करके अरेंजमेंट हो जाएगा। वन ऑफ द प्री एक्सिस्टिंग एंड वन ऑफ द न्यूली सिंथेसाइज्ड मटेरियल। तो एक तो पहला वाला जो प्री एक्सिस्टिंग कर रहा था, दूसरे बार आएगा न्यू एक्सिस्टिंग सिंथेसाइज फॉर्म, ऐसे करके वो राउंड कॉइल फॉर्म करेगा। एक प्री एक्सिस्टिंग होगा, एक सब न्यूली फॉर्म रहेगा, एक प्री एक्सिस्टिंग रहेगा, न्यूली फॉर्म रहेगा, ऐसे करके वो राउंड फॉर्म में रेप्लिकेशन करके डीएनए कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो ये रहा अपना ये चैप्टर खत्म, और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस का। तो some important questions maybe which come in the ICSE, or some specimen questions, so stay tuned and do watch, and if you have any doubt तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर आप ईमेल आईडी में भी लिख सकते हैं, kasturi74@gmail.com। उसके बावजूद आपको पहले आप इसको पढ़िए भाई अच्छी तरह से, ये पूरा वीडियो जितना भी सेक्शंस रहा, 5 सेक्शन रहा, तो इसको अच्छी तरह से वॉच कीजिए। फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो फिर आप कमेंट्स में लिखिए, ठीक है। और अगर आपको पसंद आ रही है ये वीडियो, तो फिर लाइक बटन प्रेस कीजिए, और अगर आप नए व्यूअर हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो बनता है आप को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है।
So thank you for joining. Have a good day.